हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि हम अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यूपी बीएड 2022 के जो पेपर होने वाला है 6 जुलाई को, यानी कल, उसका हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हम ये अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हुए हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और हम 9 से 12 वाला जो पेपर होता है फर्स्ट मीटिंग का, ठीक है, उसी का पेपर का सोल्यूशन करा रहे हैं। और अगर आप लोग को लगेगा कि हमें दूसरा भी कराना चाहिए 205 वाले का, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसका क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। हाँ, खंड आ, फर्स्ट पेपर खंड आ खंड बा। जानते हैं फर्स्ट पेपर में 2 खंड होते हैं। तो खंड आ में जो होता है सामान्य ज्ञान होता है और खंड बा में जो होता है हिंदी होता है। ठीक, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 3 का सामान्य ज्ञान फर्स्ट पेपर खंड आ सेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे: गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद ने। तो चलिए बताइए इसमें पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। इसका हो जाएगा गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुरु रामदास सिखों के गुरु थे और उन्हें गुरु की उपाधि 30 अगस्त 1574 को मिली थी। गुरु रामदास को 1574 में उनको गुरु की उपाधि मिली थी। ठीक, विदेशी आक्रमण से शहर को तबाह किए जाने से बचाने के लिए, ठीक है, पंचम गुरु जो तब पंचम नानक गुरु जो थे, रामदास नानक के गुरु जो थे, रामदास जी ने शहर में रामसर यानी अमृतसर का निर्माण कराया था। ठीक, अमृतसर की आधारशिला रामदास ने रखी थी गुरु रामदास। ठीक, और 1574 ईस्वी में इनको गुरु की उपाधि मिली थी। ठीक, चलिए ये हो गया पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलिए दूसरे पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन आपको पता ही होगा 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान, मतलब कि संविधान ही करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक व्यवस्था। ठीक, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, डी ऑप्शन लगा लीजिए दूसरे। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सब जोड़ा गया था। चाहे सी भी लगा लीजिए, डी भी लगा लीजिए। ठीक है, एक मिनट, समाजवादी शब्द पहले से ही था। सॉरी इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द लगा लीजिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में क्लास 2 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक, चलिए सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, करेक्शन कर लीजिए। डी सी ऑप्शन होगा धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी शब्द तो पहले से ही उसमें मौजूद था संविधान में। ठीक, दूसरे का तीसरे पे आते हैं, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। इसमें से किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राजघाट, ऑप्शन डी लाल किला। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लीजिए, इंडिया गेट को राष्ट्रीय स्मारक, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। ठीक है, इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया गेट के बारे में और थोड़ा सा समझ लीजिए। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इंडिया गेट को पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। ठीक, किंग्सवे कहा जाता था पहले इसको। ठीक, यह 43 मीटर की, इसकी ऊंचाई कितनी है, 43 मीटर है इंडिया गेट की ऊंचाई। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे है, इंडिया गेट आपकी नई दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक, इनका विशाल द्वार है और इसको सर एडवर्ड लुटियन ने तैयार किया था। इसको इंडिया गेट को किसने बनाया था, एडवर्ड लुटियन। ठीक, उसी तरह वहाँ पे जो बसाया गया जगह है उसको लुटियन जोन्स भी बोलते हैं। ठीक, जहाँ पे सचिवालय है, सेक्रेटरियन और प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, सभी लोग का निवास स्थान है। लुटियंस जोन बोलते हैं। ठीक, लुटियंस। चलिए, एडवर्ड लुटियंस ने इसको बनाया था। ये हो गया आपका इंडिया गेट के संदर्भ में। ठीक, 43 मीटर ऊंचा है, विशाल द्वार, इसको सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। चलिए 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थोड़ा सा हम इसको जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको विजिबल सही से हो।
कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनमें से किस नाम से भी जानी जाती हैं? लेडी विद द टॉर्च, लेडी विद द हार्ट, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द मेडिसिन्स। ठीक, चलिए इसको बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चौथा क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका? लेडी विद लैम्प, इसी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अब यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। ठीक है, का प्रयोग किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो 4 ऑप्शन है, हाइग्रोस्कोप का, स्पेक्ट्रोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का, स्ट्रोबोस्कोप का। 4 ऑप्शन ये आपके सामने है। बताइए पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप से ही जो पेशेंट चिकित्सक जो होते हैं वो पेशेंट का अपना जांच करते हैं कि उसको क्या परेशानी है। ठीक, स्टेथोस्कोप जिसको आम बोलचाल में लटकन वाला वो बोलते हैं। ठीक, चलिए पाँचवा क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। और उसके बाद छठवें क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए कह रहा है कोयम्बटूर, बी सलेम, सी तंजावुर और डी मदुरई। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन फेमस है? कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है और मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, इसमें मुख्यतः कपड़े का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और नीलगिरी के तराई क्षेत्र में स्थित यह शहर पूरे साल सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। ठीक, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का शहर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, चलिए गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको किसके साथ जोड़ दिया जाए और उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है समांतर उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी कह रहा है समांतर निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी कह रहा है श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन डी कह रहा है श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला में सीरीज क्रम में उच्च प्रतिरोध अगर हम जोड़ देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? मलेरिया संबंधित है। ठीक है, मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर से, अतिसार से, छींकने से या सामान्य ठंड से? तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, मलेरिया किससे? ज्वर से संबंधित है। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और मलेरिया जान लीजिए आरबीसी, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है आरबीसी तिल्ली जिसे कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक, यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है मलेरिया। ठीक है, जिसका वाहक क्या होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर। मादा एनीफिलीज मच्छर जो होती है, मादा एनीफिलीज। ठीक, इसी के काटने से ये होता है एनीफिलीज। ठीक, एनीफिलीज, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। ठीक, और इसमें लक्षण क्या उसके होते हैं? इसमें तेज़ बुखार आता है। ठीक है, और कपकपी लगती है। ठीक, चलिए मलेरिया रोग का पता किसने लगाया था? सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। रोनाल्ड रॉस साहब ने इसका पता लगाया था सबसे पहले। ठीक, चलिए अब ये हो गया आपका मलेरिया संबंधित। अब फटाक से देखिए 9वें क्वेश्चन पे, केरल में समुद्र की तटी, ठीक है, रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल की समुद्र तटी जो रेत होती है उसके में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम है, रेडियम है, थोरियम है, मैंगनीज है। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम की जो समुद्र तटीय रेत होती है उसमें थोरियम की भरपूर मात्रा मिलती है। चलिए 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। 10वें पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 10वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से सभी दैनिक समाचार पत्र हैं। हाँ, अब बताइए इनमें से एक को छोड़कर, ये खाली जगह। ठीक है, कौन? द हिंदू, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी है, इंडिया टुडे ये भी है, द इंडियन एक्सप्रेस ये भी है। तो इंडिया टुडे दैनिक समाचार पत्र नहीं है, दैनिक समाचार पत्र की बात हो रही है। इंडिया टुडे एक मैगजीन है, पत्रिका है। ठीक है, तो 10वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 10वें का सी ऑप्शन सही है। 11वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी यमुना नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, सिरहंद नहर है और अपर बड़ी दोआब नहर है ये। ठीक, चलिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। 11वें का सही आंसर बताइए, सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? 11वें क्वेश्चन का इंदिरा गांधी नहर, बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल सबसे बड़ी भारत की सिंचाई नहर है। ये इंदिरा गांधी नहर क्या है? सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। ठीक है, हरिके बांध जो दोनों संगम पे हरिके बांध बना है वहीं से निकाली गई है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। कौन? इंदिरा गांधी कैनाल, ये सबसे बड़ी भारत की सिंचाई नहर है। ठीक,
चलिए बी ऑप्शन सही हो गया। 12वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं? भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बन जाती हैं और जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। ठीक है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। विभ्रंश घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और निलंबी घाटी। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर 12वें का क्या हो जाएगा? 12वें का सही आंसर हो जाएगा विभ्रंश घाटी उसको कहते हैं। ठीक, चलिए विभ्रंश घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। ठीक, इससे विभ्रंश घाटी कहते हैं। चलिए 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है यूडियोमीटर या ऑडियोमीटर जिसे कहते हैं किसका मापन करता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस का आयतन या वाष्प दाब। ठीक है, तो यूडियोमीटर किसका मापन करता है फ्रेंड्स? 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस का आयतन को नापता है यूडियोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गैस का आयतन एक प्रयोगशाला की डिवाइस है यूडियोमीटर जो नापती है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस के मिश्रण की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है उसको नापती है गैस का आयतन। ठीक, चलिए इसको 13वें का सी हो गया। 14वें पाते हैं, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती, लेखानुदान या सांकेतिक कटौती। तो 14वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा दिए, इसे सांकेतिक कटौती करते हैं। ठीक, सांकेतिक कटौती के रूप में इसे कहा जाता है कि इस अमुक जो बजट इस अमुक क्षेत्र में ये जो बजट दिए थे, मनरेगा में बजट जारी किया गया तो इसमें 100 रुपये कम कर दीजिए, ये होती है सांकेतिक कटौती। चलिए 14 के बाद 15वें पाते हैं फटाफट। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में एस्बेस्टॉस विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, कनाडा है, आर्मेनिया है। एस्बेस्टॉस का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, कनाडा में, आर्मेनिया में। 4 ऑप्शन है। 15वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। कनाडा में एस्बेस्टॉस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक विश्व में। ठीक, तो सी ऑप्शन लगा लीजिए 15वें का। 16वें पे आते हैं, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल। ठीक है, तो बताइए 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। बेटन कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक, तो बेटन कप दुनिया का सबसे पुराना फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह बंगाल हॉकी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, चलिए 17वें पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात यानी CRR जिसे कहते हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक यदि नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो परिणाम इसका क्या होगा? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ऋण सृजन बढ़ेगा, ऑप्शन बी कह रहा है ऋण सृजन घटेगा, ऑप्शन सी कह रहा है ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी कह रहा है ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 17वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि ऋण का सृजन बढ़ जाएगा, यानी बैंकों के पास पैसा अधिक रहेगा और वो ग्राहकों को अपने अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, दे पाएंगे। ठीक है, चलिए 17 का ए ऑप्शन हो गया। अब 18वें पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन ये रहा, देखिए आपको सही से विजिबल हो रहा होगा आई होप। ठीक, चलिए 18वें क्वेश्चन का बताइए क्या है? टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? ठीक है, टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर को बढ़ने को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, समानुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या ह्रासमान कर। ठीक है, डी ऑप्शन। तो बताइए 18वें का चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो प्रगतिशील कर, इसको बी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं इसको। 18वें का बी ऑप्शन, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को प्रगतिशील कर कहा जाता है। ठीक, चलिए और 18-19वें पाते हैं, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? जो सप्लाई फेवर जो है करते हैं उनका इकोनॉमिक्स किस पे अधिक जोर देता है? निर्माता पे या विश्व की अर्थव्यवस्था पर या उपभोक्ता पर या बिचौलिया पर? ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? निर्माता यानी प्रोड्यूसर पर। हाँ, वो सप्लाई पक्ष वाला जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोड्यूसर पे ज़्यादा जोर देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोड्यूस कीजिए। जब आप सप्लाई एकदम मार्केट में डंप कर देंगे तो चीज़ें अपने आप वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई पक्ष वाले हमेशा प्रोड्यूसर को अधिक जोर देते हैं। 90 का ए ऑप्शन सही है। चलिए अब 90 के बाद 20 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नौकरशाही सिद्धांत जो है इसके संस्थापक या जनक कौन थे? तो FW टेलर थे कि मैक्स वेबर थे कि एल्टन मेयो थे या हार्बर्ट साइमन थे? ठीक है, ये नौकरशाही सिद्धांत जो है
इसके संस्थापक या जनक कौन थे? तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 20वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। बी ऑप्शन लगा लीजिए, यही थे इसके जन्मदाता नौकाशाही के। ठीक है, 20वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए। और मैक्स वेबर थे कहाँ के? जर्मन के रहने वाले समाजशास्त्री थे, जिन्होंने औपचारिक तौर पर पहली बार ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया था। ठीक, चलिए 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 21वें क्वेश्चन पर आते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या दे हो रहा? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ये कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, यानी यूएन। ठीक है, कब अस्तित्व में आया? तो 4 ऑप्शन है, 1947 में, 1950 में, 1945 में या 1946 में। तो 21वें क्वेश्चन का सही आंसर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपने अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर था वो डेट। हाँ, महीना 24, डेट 24, महीना अक्टूबर, और 1945 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अधिकार पत्र पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अधिकार पत्र था उस पर 50 देशों ने अधिकार पत्र पर 50 देशों ने ठीक हस्ताक्षर किए और ये अस्तित्व में आया। 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तब ये यूएन जो है अस्तित्व में आया था। ठीक, चलिए 24 अक्टूबर 1945 डेट याद रखिएगा। ठीक, चलिए 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका सही ऑप्शन आपने लगा ही लिया है। और उसके बाद 21 के बाद हम 22 पे आते हैं। अबुल फजल जो हैं, इतिहास का क्वेश्चन है। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के, हज़रत ख्वाजा के, नसीरुद्दीन चिराग के या बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के? तो किस सूफी संत के पुत्र थे अबू फजल? ठीक, तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेख मुबारक सूफी संत थे एक फेमस, इन्हीं के पुत्र थे। अबुल फजल या अब्दुल फजल जी इनको कहते हैं। ठीक, चलिए 22वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ठीक, अबू फजल मुग़ल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे, ये आपको पता ही है, अकबर के नवरत्न में से एक थे। चलिए ना 22 हो गया, 23 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक, किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में, 1911 में, 1789 में या 1790 में? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब बताइए 23वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1789 सी ऑप्शन लगा लीजिए। कब हुई थी? 1789 AD ईस्वी में हुई थी। ठीक, जो 1799 तक चली थी, ये 1799 तक चली थी, बहुत लंबी क्रांति थी। ठीक, कितना? 89 90, यानी कि 9 इधर 1 इधर, 10 साल चली थी। 10 साल ये क्रांति चली थी फ्रांस की। ठीक, 1789 में हुई थी। चलिए 24वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? 4 ऑप्शन, आइसलैंड में, न्यूजीलैंड में, रूस में या जापान में? ठीक है, तो 24वें क्वेश्चन का आइसलैंड में भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा शीत प्रदेश है। ठीक, आइसलैंड 24वें का ऑप्शन हो गया। अब चलिए 25 पे आते हैं। जड़ आवरण, जड़ आवरण किसे कहते हैं? किससे प्राप्त होता है? सॉरी, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है, डर्मेटोजन, कैलिप्ट्रोजन, प्रोटोडर्म और हिस्टोजन। हाँ, हिस्टोजन है डी ऑप्शन। तो बताइए कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? ठीक है, 25वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए, कैलिप्ट्रोजन। ठीक है, कैलिप्ट्रोजन से ये प्राप्त होता है। जड़ आवरण एक पादप ऊतक का भाग है जो कि पौधों की जड़ों के टिप, यानी कि जड़ों के एकदम नुकीले हिस्से पर स्थित होता है। ठीक, और इसे कैलिप्टेरा भी कहते हैं। ठीक है, इससे जड़ आवरण जो है कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। ठीक, कैलिप्ट्रोजन से। 25वें का बी ऑप्शन हो गया। 26वें पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 26वां कह रहा है कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषण तकनीक क्या है? उत्तरी शोषक, पश्चिमी शोषक, दक्षिणी शोषक या क्लोनिंग? ठीक है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अब बताइए इसमें क्या है? 26वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? पश्चिमी शोषक। ठीक है, शोषक पश्चिमी शोषक हैं। चलिए 26 के बाद 27वें पे आते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? ठीक है, चलिए अब बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए अंतरावस्था, ऑप्शन बी पूर्वावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था, ऑप्शन डी जाइगोटीन में? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का? इसका हो जाएगा सही आंसर मध्यावस्था में किया जाता है। ठीक, सी ऑप्शन लगा लीजिए 27वें का। ठीक, 28वें पे आते हैं। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक जो होती है मूलतः क्या है? प्रेरक है, संधारक है,
मित्र है या प्रतिरोधक है, ठीक है। 28वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है प्रेरक हो यानी कैटलिक, ठीक। 28वें का ट्यूबलाइट के शब्द में प्रयुक्त होती है चोक, वो मूलतः एक प्रेरक की तरह कार्य करती है, ठीक। 28वें का ए ऑप्शन हो गया। 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है फ्रेंड। आई होप आपको सही सा विजिबल भी हो रहा होगा, थोड़ा बहुत इसमें मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। 29वां क्वेश्चन क्या है, क्यूरी, क्यूरी किसकी यूनिट है, ठीक है। क्यूरी जो है किसकी यूनिट है, ये क्यूरी लिखा है क्यूरी, ठीक है। क्यूरी किसकी यूनिट है, ठीक। तो ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता की, ऑप्शन बी गामा किरणों की, ऑप्शन सी गामा किरणों की तीव्रता की, या ऑप्शन डी कार्यफलन की, ठीक है। तो क्यूरी किसकी यूनिट है। 29वें क्वेश्चन को बताइए चारों में सही आंसर कौन है। तो क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 29 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है, इसकी इकाई है और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की थी, ठीक, इसीलिए इसको क्यूरी, इसकी यूनिट को क्यूरी बनाते हैं, ठीक, रेडियो धर्मिता की। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और या फिर डी ऑप्शन है मार्स गैस का, ठीक। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। 30 क्वेश्चन का, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग करते हैं आग को बुझाने में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग जो है उसकी लपट जो है लपट निकलना या जलना बंद हो जाती है, ठीक। चलिए 30वें का सी आंसर सही है, सी विकल्प। चलिए अब 31वें पर आते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट देख लीजिए। पर्वतों की लगातार श्रृंखला, हाँ, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है, यह आपका क्वेश्चन है, जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। यह पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो कौन सा पर्वत की श्रृंखला है, अरावली की है कि सतपुड़ा की है कि पूर्वी घाट की है कि पश्चिमी घाट की है, ठीक है। 31वें क्वेश्चन का पश्चिमी घाट लगा लीजिए, डी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट जो भारत में पर्वतों की ऐसी श्रृंखला है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्र की सीमा से एकदम लगभग समानांतर पैरेलल में उसके बनी है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो गुजरात से लेकर दक्षिण भारत में केरल के जो मालाबार तट है वहाँ तक फैली हुई है, विस्तृत है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। और अब उसके बाद 32वें क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, चीन में है, यूएसए में है, भारत में है या फ्रांस में है। थोरियम की बात हो रही है, ठीक है। तो 32वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है, ठीक है। भारत में कहाँ पर, भारत में पश्चिमी घाट, हाँ, भारत में पश्चिमी घाट जो है पर स्थित केरल राज्य में मोनोजाइट रेत के भंडारों में पाए जाते हैं, ठीक है। थोरियम, भारत में मोनोजाइट रेत में ही थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, अतः भारत थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक है, ठीक। केरल में है, ये भी जान लीजिए, केरल राज्य में मोनोजाइट रेत के भंडार पाए जाते हैं, ठीक। ठीक है, भारत में पूछे तो भारत के अंदर कौन सा राज्य में, तो भारत में थोरियम जो है केरल राज्य, आप लिख दीजिएगा ऑप्शन, केरल राज्य अगर रहेगा कहीं तड़ से मार दीजिएगा, ठीक। इसकी रेत में पाए जाते हैं थोरियम प्रचुर मात्रा में, बहुत। चलिए 32 के बाद 33 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 33वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बताइए निम्नलिखित में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश बना, ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, इच्छा मृत्यु आप जान ही रहे होंगे, यूथेनेसिया, इस पर पिक्चर भी बन चुकी है, ठीक है। कि यूथेनेसिया यानी इच्छा से मृत्यु को अपनाने वाला, ठीक। सुसाइड अलग चीज़ हो गई, इच्छा मृत्यु अलग हो गई। जिसको अगर सुसाइड करेंगे और बच गए, मरे नहीं, तब तो आपके ऊपर FIR होगी, केस होगा और आप जाएंगे अंदर। और अगर आपने इच्छा मृत्यु के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि हमें इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन दिया जाए, ठीक है, और हम अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं यूथेनेसिया, ठीक। तो इच्छा मृत्यु, कौन सा देश जो है इच्छा मृत्यु को, यूथेनेसिया को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी कनाडा, ठीक। 33वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा नीदरलैंड देश वो है जिसने यूथेनेसिया को अपने यहाँ लीगल कर दिया, ठीक है, पहला देश बना विश्व का नीदरलैंड, ठीक। चलिए 33 के बाद 34 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। इसका भी ऑप्शन सही है। 34वां कह रहा है निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है, चलिए ये बताइए। ऑप्शन ए है ड्रैगन फ्लाई, बी है अल्पायु पक्षी, सी है सीसी
मच्छी यानी मच्छी मक्खी जो कहते हैं। अब बालू मच्छी भच्छी भच्छी है, मक्खी एक बच्ची है, चलिए बच्ची है। बालू भच्छी, अल्पाई भच्छी, ड्रैगन फ्लाई या सीसी भच्छी। ठीक, तो 34वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? अल्पाई भच्छी दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। ठीक, यानी इसको बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 35वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिव कुमार शर्मा किस प्रसिद्ध शिव कुमार शर्मा जी किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार के, बांसुरी के, संतूर के या फिर तबला के? ठीक, तो शर्मा जी बताइए शिव कुमार शर्मा जी किसके प्रसिद्ध वादक हैं? 35वें क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन संतूर के। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक मशहूर भारतीय संतूर वादक हैं। ये जम्मू कश्मीर राज्य से हैं रहने वाले, और संतूर एक लोक वाद्य यंत्र है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक, और शिव कुमार शर्मा जी ये जम्मू कश्मीर JNK राज्य के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, चलिए 36वें पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए 36 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? उसेन बोल्ट, ऑस्कर लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरियस। ठीक, बी ऑप्शन है ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस, सी ऑप्शन है कार्ल लुइस और डी है बैन जॉनसन। तो बताइए इन चारों में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? 36 क्वेश्चन का, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 36 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस, बी ऑप्शन लगा लीजिए 36वां। ठीक है, और ऑस्कर लियोनार्ड ये पिस्टोरियस जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के धावक हैं। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक, दक्षिण अफ्रीका के धावक हैं, और 1 साल से भी कम की उम्र में दोनों पैरों के घुटने के नीचे का भाग काट दिए जाने की वजह से वह ब्लड न्यूक्लियर टाइप के पैरों से दौड़ते हैं, इसी कारण उनको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 36 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बी ऑप्शन साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं पिस्टोरियस। अब चलते हैं 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाक से देख लीजिए। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? FCRA का विस्तृत रूप पूछ रहा है, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। ठीक, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डी ऑप्शन है फॉरेन कार्टेल रेस्ट्रिक्शन एक्ट। ये चारों ऑप्शन हमने आपके सामने बता दिए, और बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, 37 क्वेश्चन का हम बता दे रहे हैं आपको, ये लगा लीजिए बी ऑप्शन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, FCRA का फुल फॉर्म यही है, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए अब उसके बाद 38 क्वेश्चन पे आते हैं। 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 38 पे आते हैं। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX जो लिखा होता है सामान्यतः क्या दर्शाता है? ठीक है, RX आप देखते होंगे कहीं भी दवा लेने जाते होंगे डिस्पेंसरी पे किसी डॉक्टर के पास, तो वो आपको पर्चा जब बनाता है तो उसमें RX ऐसे लिखता है, बड़ा सा R और यहाँ X ऐसे लिखता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि RX समानता क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए देना, ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन सी लेना, ऑप्शन डी संबोधित करना। ठीक है, तो 38वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। लैटिन भाषा में RX एक प्रतीक होता है। ठीक है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेक यानी कि लेना। आसान भाषा में कहा जाए तो डॉक्टर का आपको इन दवाओं को लेने के लिए बोलते हैं जो पर्ची पे लिखी होती है। ठीक, इस कारण डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, जो पर्चा बनाता है, इसके ऊपर RX लिखता है। ठीक है, इसे लैटिन भाषा में लिखा जाता है RX को क्या? लैटिन भाषा में RX को कहा जाता है लेना, ये दवा आपको लेना है। ठीक, लैटिन भाषा में इसको लेना कहा जाता है। ठीक, लेना। ठीक, इसीलिए डॉक्टर आपको पर्चे पे RX या इस तरह का साइन खट से लिख देता है। इसका मतलब है कि आपको ये दवा जो हम बता रहे हैं आपको जाकर मेडिकल स्टोर से लेके ख़रीद कर इसको लेना है। ठीक है, चलिए RX हो गया, काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे 38 क्वेश्चन का लेना होगा, यानी इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए ना 38 का। ठीक, चलिए 38 क्वेश्चन हो गया। अब 39वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट 39 थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें। ठीक है, चलिए ज़्यादा जूम करेंगे तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल इसका उदाहरण नहीं है? ऑप्शन कह रहा है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सरसों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी कोहड़ा, ऑप्शन डी जौ। ठीक, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन हमने बोल दिया। भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है, चारों ऑप्शन सरसों, गेहूँ, कोहड़ा और जौ।
बताइए इसमें से कौन रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक, तो 39 क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा, कोहड़ा जो है वो रबी की फसल में नहीं आती है। ठीक, भारत में सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी फसल कहा जाता है। तो आपको पता है ये अक्टूबर के अंत में या फिर मार्च अप्रैल के बीच तक का समय होता है रबी का। रबी की फसलों को सर्दी की फसलों के रूप में भी जाना जाते हैं। और अक्टूबर का महीना बीजों की बुवाई का समय होता है, जबकि फसलों की कटाई मार्च एवं अप्रैल महीने में की जाती है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, गेहूँ जो है, गेहूँ, जौ, चना, मसूरी, सरसों आदि ये सभी क्या हैं, रबी की फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कोहड़ा इसमें नहीं होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कोहड़ा नहीं होगा। ठीक, रबी की फसल नहीं, उदाहरण नहीं है। 39 का सी हुआ, 40वें पे आते हैं। ठीक है, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना था। उत्तर प्रदेश की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में, इलाहाबाद में, बरेली में या रामपुर में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो 40वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश 1831 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। 1831 में इलाहाबाद में, जब अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, इलाहाबाद में स्थापित किया गया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या था? कर्मचारियों पर किराया, राजस्व और नियंत्रण पर संग्रह करना, राजस्व कानूनों का प्रशासन, टिकट उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कर कानूनों का प्रशासन और कार्ड कोड के संबंध में कार्य करना। ठीक, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुख्य कार्य थे। ठीक, चलिए, 40वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए इलाहाबाद। और 41वें फटाक से पहुंच जाते हैं, क्योंकि समय भी हम लोग के पास कम है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं बन रही। ठीक, 41वां क्वेश्चन 41 कह रहा है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको एक देश है। ठीक, आपको पता ही होगा, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है मैक्सिको। अब कह रहा है दक्षिण अमेरिका नहीं, उत्तरी अमेरिका, सॉरी, उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है मैक्सिको। हाँ, और कह रहा है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया है, दिनार है, पेसो है या डॉलर है? ठीक है, 41 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? पेसो, मैक्सिको की, ठीक, मैक्सिको की करेंसी को पेसो बोलते हैं। ठीक, चलिए, 41 का सी ऑप्शन हो गया। मैक्सिकन पैसों को पेसो बोलते हैं, आधिकारिक मुद्रा है। और ये डॉलर मुद्राओं का मूल्य इसका 15वीं और 19वीं सदी में स्पेनी डॉलर था, जबकि ज़्यादातर अब डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैक्सिकन पेसो 8वीं सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है। ठीक, 8वीं मैक्सिकन पेसो। चलिए, अब ये आपको इतना मालूम हो गया। 42 पे आते हैं, 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन मिशन, हाँ, चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? ये आपको उसमें पेपर में हमने कराया भी था, उसी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, GSLV MK3, PSLV C11, GSLV F11 या PSLV C45। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 क्वेश्चन का? GSLV MK1, वहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था। ठीक है, चलिए, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है 42 का। 43 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सुमात्रा, पोर्ट ऑफ प्रिंस, मनीला या फिर जकार्ता। तो 43 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। अब लखनऊ, अब 44वां क्वेश्चन पे आते हैं, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना की बात हो रही है। तो 4 विकल्प दिख रहे हैं आपको, संगीत और नृत्य से संबंधित है, या हथकरघा से, या साहित्य से, या अनुष्ठान से। तो लखनऊ घराना संगीत और नृत्य से संबंधित है, यानी 44 का क्वेश्चन नंबर 44 का ए ऑप्शन सही है, संगीत और नृत्य से। ठीक है, तो अब इसको क्या इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करें, बस इतना आप समझ लिए। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली, नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उदय हुआ था। विशेष लखनऊ घराने के नृत्य पर मुगल व ईरानी सभ्यता के प्रभाव के कारण यहाँ का नृत्य में श्रृंगारिकता के साथ साथ अभिनय पक्ष में भी विशेष ध्यान दिया गया है, लखनऊ घराना। ठीक, चलिए, ये ऑप्शन सही है। चलिए, 45वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत का वह कौन सा जिला था जहां पर व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, कौन सा जिला, डिस्ट्रिक्ट की बात पूछ रहा है। यहाँ पे व्यावसायिक वानिकी, जो कॉमर्शियल जंगल को कर रहे थे, काट रहे थे, इसके विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी अल्मोड़ा और डी टिहरी गढ़वाल। तो बताइए 45वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चमोली में, बी ऑप्शन। ठीक है, चमोली जिला में चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए शुरू किया गया था।
यह आंदोलन, और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में, तब उत्तर प्रदेश में था जब ये शुरू हुआ था। ठीक। भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यहाँ पर आंदोलन में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1970 में यह हुआ था, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तब ये उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य में ही आता था। ठीक। 1970 में हुआ था चिपको आंदोलन। 45वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, चमोली जिले में। और 46 क्वेश्चन पर आते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या करा, फटाफट देख लिया। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य का मंदिर निर्माण करवाने वाला शासक, ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संबंधित है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। अब उन्हीं से बताना है आपको, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम राजवंश या फिर गंग राजवंश। ठीक है, तो सूर्य का मंदिर जो उड़ीसा में है उसका निर्माण किसने करवाया था? 46 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, गंग वंश ने करवाया था। ठीक। चलिए 47 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है इन्फ्लुएंजा, बी कह रहा है निमोनिया, सी कह रहा है चेचक और डी कह रहा है जुकाम। तो इन्फ्लुएंजा के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है रोग? ठीक, तो ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक और जुकाम। तो 47वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक, चलिए 47 का बी ऑप्शन हो गया। अब 48 पे आते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ठीक, तो ये वन जीव अभयारण्य के संबंध में बताइए कौन सा ये गलत है चारों ऑप्शन में। 48 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये गलत है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, वर्राह राष्ट्रीय उद्यान आदि ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित हैं, जबकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है। ठीक, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, और बाकी सब कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान राज्य में। ठीक, चलिए, तो इसमें गलत वाला जो बता रहा था तो टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है। 48 का डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अब हम 49वें पे आते हैं, फटाफट देख लिया। 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, डोलू कुनीथा जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा भारत का एक लोक नृत्य है और किस राज्य का है? किस राज्य में किया जाता है नृत्य? चलिए ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, बिहार और कर्नाटका। तो चलिए 49 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, कर्नाटक में डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है और कन्नड़ भाषा में ये डोलू ढोल को कहते हैं। ठीक है, जो डोलू आगे है तो डोलू को मतलब ढोल को कहते हैं। कन्नड़ भाषा में ढोल को जो हम लोग ढोल बोलते हैं उसको डोलू बोलते हैं कन्नड़ में। ठीक, जबकि कुनीथा का मतलब क्या होता है? नृत्य, यानी नाचना, ढोल के साथ नाचना, यह है डोलू कुनीथा। ठीक, चलिए कर्नाटक का हो गया। 49वां 50वां अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो फ्रेंड 50वां क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी है। ठीक है, इसके तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का तो सिंधु घाटी नदी सभ्यता का और इसको क्या हो गया लास्ट टाइम पे, अच्छा सभ्यता का, थोड़ा हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में कौन सा है? अब 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो है कि हड़प्पा है कि लोथल है कि आलमगीरपुर है। ठीक है, सिंधु नदी का, तो बताइए इसमें से चारों में से कौन सा शहर सही है? तो 50वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी, आपको पता ही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेला और सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये सिंध जो है लरकाना ज़िले में मौजूद है। ठीक, और ये जो कि वर्तमान में पाकिस्तान देश में पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन 9 से 12 वाले पेपर का, फर्स्ट मीटिंग पेपर का खंड आ का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो चलिए अब मिलते हैं अपने दूसरे खंड में, खंड बा में, हिंदी वाले पोर्शन में। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे इसी पे चर्चा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय